क्या भारत में करेंसी नोट इकट्ठा करना मतलब कलेक्ट करना लीगल है? क्या पुराने, रेयर या फिर फैंसी सीरियल नंबर वाले नोट रखने से कोई मुश्किल में पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधे तौर पर जानेंगे। तो पुराने नोट इकट्ठा करना महज एक शौक है या फिर ये एक ऐसा काम है तो किसी को कानूनी पचड़े में फंसा सकता है? देखिए, यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब उतना सीधा भी नहीं है जितना हमें लगता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जवाब है हाँ। ज्यादातर मामलों में भारत में करेंसी कलेक्ट करना बिल्कुल अलाउड है। ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो सीधे सीधे इस हॉबी पर रोक लगाता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पेच है, खासकर जब बात डीमोनेटाइज्ड यानी विमुद्रीकृत नोटों की आती है, जिसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लीगल ग्रे एरिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई भी कानून साफ तौर पर ये नहीं कहता कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टर्स के लिए कोई अलग से नियम कानून बनाए ही नहीं गए हैं। इसलिए ये शौक कानूनी तौर पर एक धुंधले से दायरे में आता है। तो असल में कानूनी हकीकत क्या है? एक तरफ तो कानून में करेंसी कलेक्शन के लिए कोई खास फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे भारत में ये एक बहुत ही कॉमन और जाना माना शौक है। मतलब भले ही कानून चुप हो, लेकिन ये शौक देश भर में खूब फल फूल रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि करेंसी के नियम बनाता कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी में असली बॉस कौन है। भारत में करेंसी को कंट्रोल करने वाली दो मेन बॉडीज हैं। भारत सरकार सिक्के और ₹1 का नोट जारी करती है, और फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो ₹2 और उससे ऊपर के सभी बैंक नोट्स को छापने से लेकर सर्कुलेशन में लाने और वापस लेने तक सब कुछ मैनेज करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई ने कलेक्टर्स के लिए कोई साफ नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने कुछ बहुत ही जरूरी और सख्त नियम जरूर बनाए हैं। अब सवाल ये है कि ये कानूनी ऊंच नीच इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब हमें मिलता है डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण के इतिहास में। ये कलेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत में डीमोनेटाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। 1946 में काला धन रोकने के लिए ब्रिटिश इंडिया के बड़े नोट वापस ले लिए गए थे। फिर 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, और हाल ही में 2016 में 500 और 1000 रुपए के महात्मा गांधी सीरीज के नोटों को डीमोनेटाइज किया गया। तो ये दिखाता है कि ये एक ऐसी चीज है जो बार बार होती है और नोट रखने वालों के लिए कंफ्यूजन पैदा कर देती है। अब डीमोनेटाइजेशन और सर्कुलेशन से विड्रॉल यानी वापसी, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि एक नोट अपनी लीगल टेंडर की हैसियत खो देता है, मतलब वो अब पैसा है ही नहीं। वहीं सर्कुलेशन से वापसी का मतलब है कि नोट तो लीगल टेंडर रहता है, लेकिन आरबीआई धीरे धीरे उसे पब्लिक के इस्तेमाल से हटा देता है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। तो एक नोट पैसा कब नहीं रहता? पहला, जब वो डीमोनेटाइज हो जाए और अपनी लीगल टेंडर वाली हैसियत खो दे, या दूसरा, जब उसे सर्कुलेशन से हटा दिया जाए। बस यहीं पर उसका रोल बदल जाता है। वो लेन देन के एक टूल से सहेज कर रखने वाली एक कलेक्शन की चीज बन जाता है। चलिए अब वापस एक कलेक्टर के नजरिए पर आते हैं और समझते हैं कि इन सब बातों का निचोड़ क्या है। तो सेफ तरीके से कलेक्शन कैसे करें? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक हॉबी है, कोई जुर्म नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद एक कानून आया, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017। इसके मुताबिक कोई भी इंसान अपने पास ज्यादा से ज्यादा 10 डीमोनेटाइज नोट रख सकता है, बस 10। और अगर आप रिसर्च या पढ़ाई के लिए रख रहे हैं तो ये लिमिट 25 नोटों की है। इससे ज्यादा रखना गैर कानूनी है और इस पर जुर्माना भी लग सकता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। साथ ही जानबूझकर नोटों को फाड़ें, काटें या स्टेपल न करें। और हाँ, याद रखिए, एक कलेक्टर का सबसे जरूरी औजार उसका ज्ञान ही है, खासकर कानूनी नियमों का। आखिर में ये एक बहुत ही गहरी बात है। एक करेंसी नोट सिर्फ एक जिंदगी नहीं जीता, वो बदलता है पैसे से, याद में और फिर एक संग्रहणीय वस्तु में। ये एक बैंकनोट के सफर को बहुत खूबसूरती से बताता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब एक नोट पैसा नहीं रहता तो क्या उसकी कहानी असल में तभी शुरू होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और आप ऐसे ही और भी पहलुओं को समझना चाहते हैं तो हमें लाइक,
कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।